जय हिंद जय भारत। हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय में मेवाड़ के राजवंश को हम पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में थोड़ी छोटी क्लास हो पाई थी किसी कारण वजह से, तो उसमें हमने महाराणा उदय सिंह तक देख लिया था। महाराणा उदय सिंह और उसके बाद में उदय सिंह जी के पुत्र और मेवाड़ के जो शासक बन रहे हैं महाराणा प्रताप। अगला जो शासक आया है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल, एक तो ये शासनकाल याद रखना, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहता है। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। और कब तक शासक रहते हैं? 1597 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहते हैं महाराणा प्रताप। जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे। प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। तो राज्याभिषेक कब हो रहा है? 1572 में। कहाँ हुआ था तो बताएंगे, गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में जन्म हुआ है। तो मेवाड़ के शासक बने हैं। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जो उनके पिता महाराणा प्रताप के जो पिताजी उदय सिंह जी है, उदय सिंह जी ने उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? जगमाल को बना दिया। मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया था। तो महाराणा प्रताप से पहले उदय सिंह जी ने उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो जगमाल को बनाया था। लेकिन सरदारों ने मेवाड़ का जो शासक है वो किसको बनाया? महाराणा प्रताप को बनाया है। इसमें दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा है उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर का शासन था दिल्ली में। अब प्रताप के सामने दो मार्ग थे, क्योंकि अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को भी जीत लिया था उन्होंने। तो अब उसके पास में तो अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया था। अब महाराणा प्रताप के पास में दो विकल्प है। कौन कौन से विकल्प है? देखो, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, स्वीकार करके सुविधापूर्ण जीवन बिताना भाई, या तो जिस प्रकार से दूसरी जगह दूसरी रियासत के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से ऐसो आराम से जिंदगी निकाल लेते वैसे निकालनी है, या फिर स्वतंत्र अस्तित्व रह करके अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखना है। दो उनके पास रास्ते थे। या तो जिस प्रकार से दूसरे जो शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, अकबर की अधीनता स्वीकार की, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करो, या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखो और अपने देश प्रतिष्ठा जो है उसको बनाए रखो है। तो महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प चुना है, अपने आप को स्वतंत्र रखना, अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। ये उचित समझा महाराणा प्रताप ने। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में अब अनेक कष्ट उठाने पड़े थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प को ही चुना है। यानी संघर्ष था तो संघर्ष को भी चुना है कि मैं संघर्ष भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया और अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और बेलू को एकजुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। महाराणा प्रताप है अपने कर्तव्य और विचारों के लिए सामंतों और बेलू को एकजुट बनाया है, और जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं ऐसा गुट बनाया है। ऐसा सामंतों का एक जो है दरबार बनाया है, गुट बनाया, बेलू का अपनी सेना में शामिल किया। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद दे करके इनके सम्मान को बढ़ाया कि जो है बेलू में
और जो भील सेना का नेतृत्व किया और सामंतों के साथ लिया, और पहली बार ऐसा हुआ कि उनको सैन्य अवस्था में उच्च पद दिया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए जो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया है। पहले राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में होता है। अब गोगुंदा से वो कहाँ आ जाते हैं? कुंभलगढ़ आ जाते हैं कि भाई कुंभलगढ़ में रह करके हम मुगलों से संघर्ष करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही चुना है कि अपने आप को स्वतंत्र रखना है। अभी स्वतंत्र रखना है तो मुगलों से युद्ध करना पड़ेगा। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। अब अकबर के पास भी यह था कि पहले तो अकबर ने सोचा कि कैसे भी करके अधीनता स्वीकार कर लेगा महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की है तो दूसरे भी जो थे वो भी अकबर को कहने लग गए थे कि हमारे को तो अधीनता स्वीकार करवाती, तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा करके बता। तो अकबर के पास में भी एक चुनौती हो गई है कि मेरे को कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवानी है। और इधर महाराणा प्रताप ने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूं तो नहीं करूं। तब अकबर जो है पहले समझौते के प्रयास किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने से दूत भेजते हैं, शांति दूत भेजते हैं, जिससे कि महाराणा प्रताप समझ जाए और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अकबर जो है 4 को भेज रहा है, 4 आदमी को समझाने के लिए भेज रहा है। वो 4 आदमी कौन कौन है? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सबसे पहले आया था जलाल का खींची, है ना, JMBT, याद रखना JMBT। सबसे पहले जलाल का खींची आए हैं। फिर उसके बाद में आमेर के राजा राजकुमार मानसिंह आया था। फिर बाद में मानसिंह के पापा भगवंत दास जी आए हैं, और सबसे लास्ट में टोडरमल जी आए थे। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है कि मैं संधि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा है। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी के आरंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर आ पहुंचा है। यहीं पर उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा है। तो अकबर 1576 में यहाँ अकबर का किला है, अजमेर का किला, यहाँ आ जाते हैं और हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां शुरू कर देता है। 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। ठीक है, तो खमनोर का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको खमनोर का नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हो रहा है? 18 जून 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य जो सेनापति था वो आमेर का मान सिंह था। ठीक है, अकबर खुद नहीं आया था। मुगल सेना का नेतृत्व किसके नेतृत्व में भेजा जा रहा है? तो आमेर का मान सिंह के नेतृत्व में। जबकि प्रताप की सेना के हर्रावल जो अग्रिम दस्ता होता, हर्रावल दस्ता का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर महाराणा प्रताप के हर्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम का सूर है। ठीक, ये महाराणा प्रताप की सेना में शामिल एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देकर के जाला बेदा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया था। मतलब कई सारा ऐसा जो संकट आया था, सब कुछ सहन करते हुए महाराणा प्रताप है, मतलब पूरा जब पढ़ते हैं तब इसको डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ शॉर्ट में दे रखा है कि महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं कि मान सिंह पर वार किया था, उस समय वो उनका जो मान सिंह हाथी था जिसके सूंड के ऊपर तलवार बंधी हुई थी, चेतक घायल हो जाता है, महाराणा प्रताप भी उस समय घायल हो जाते हैं। तब सरदारों ने कहा महाराणा प्रताप को कि महाराणा प्रताप अब आप युद्ध से निकल जाइए यहाँ से, कि हम ये युद्ध जीत करके आ जाएंगे। तब महाराणा प्रताप ने मना किया था, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी सरदारों ने कहा कि देखो इसी में मेवाड़ की भलाई है, आप यहाँ से निकल जाइए। ऐसी स्थिति में
महाराणा प्रताप का जो छत्र धारण किया है वो जाला बीदा ने किया था। ठीक, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का छत्र किसने धारण किया था? बाद में जाला बीदा ने। इस युद्ध में अनिर्णायक रहा है, कुछ अनिर्णायक बताते हैं, कुछ किसी की विजय बताते हैं, लेकिन साफ देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। महाराणा प्रताप की जो विजय होती है कि एक छोटी सी सेना में जो मुगल सेना, बहुत बड़ी सेना को ऐसे दांत खट्टे कर दिए थे, जो भागने के मजबूर कर दिया था। बीच में कई सारों ने अफवाहें फैलाई थी, फलाना आ रहा, ढिनका आ रहा, ये आ रहा है। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप डट करके मुकाबला किया कि ऐसा नहीं है कि भाई जो सेना है उसके पीछे भागे भागे घूमते फिरे और किधर से निकल जाए, ऐसा नहीं है, कि हमने डट करके मुकाबला किया है। चलिए फिर बात करते हैं कि युद्ध से बाहर नहीं भी निकलते तो भी महाराणा प्रताप हमारे जीतते हैं, लेकिन बाद में सरदारों ने कहा था कि अब इस समय अपने को बाहर निकल जाना चाहिए, बाई चांस युद्ध का कह नहीं सकते हैं, पासा किधर भी पलट सकता है, सो आप बाहर चलिए और हम वापस और सेना लेकर के आएंगे और इनको भगाएंगे। ठीक है, तो युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन भी कहा इसको, मेवाड़ का मैराथन है भी, सॉरी मेवाड़ की थर्मोपली कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली। मैराथन तो दिवेर के युद्ध को कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावा मारना शुरू किया है। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली है। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। एक तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं का ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। ये घटना तो ये है जिसमें 1580 में अब्दुल रहीम खाना यहाँ आता है, तो वहाँ पर शेरपुर गांव में डेरा डाल के रखा था। तब अमर सिंह जी जाते हैं, इनकी रानियों और पुत्रियों को बंदी बना के लिया था, जिसे महाराणा प्रताप ने वापस भिजवाया था। जिससे महाराणा प्रताप का नारी सम्मान का प्रति ये जो एक भाव दिखता है कि किस प्रकार एक मेवाड़ के और हिंदू शासकों के प्रति नारियों के सम्मान देता है, वो यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिलता है। फिर 1582 ईस्वी में जो दिवेर का युद्ध हुआ, दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने यहाँ पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार में परलोक पर पहुंचा दिया था। दिवेर का युद्ध हो रहा था 1582 में, दिवेर का युद्ध हो रहा था। ये सुल्तान खां आया था। सुल्तान खां उस समय अमर सिंह ने एक वार किया था भाले का, और जिसमें सुल्तान खां बिल्कुल एक वार में ही चल जाता है। इस दिवेर विजय के बाद में इस पर्वतीय भाग पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो दिवेर के युद्ध को कहा है। और थर्मोपली किसे कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। 1585 के बाद में अकबर की तरफ से कोई अभियान नहीं भेजा गया था। ठीक, सबसे लास्ट में आया था 1584 में। 1584 में जगन्नाथ कच्छावा आया था। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि
अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान कौन सा था या किसके नेतृत्व में था? तो जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में आया था। इनकी मांडल में ही मृत्यु हो जाती है और इसी जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई मांडल में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा है। फिर 1585 से 1597 ईस्वी के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष सभी पर अधिकार कर लेते हैं। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, 1585 से राजधानी बना देते हैं। जो अगले 30 सालों तक मेवाड़ की राजधानी कहाँ रहती है? चावंड ही रहती है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास बांडोली गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, चावंड का ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड है। बांडोली में छतरी है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य या उज्जवल जीव विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर जो मेवाड़ का मैराथन है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और है भी है। तो ये हमने महाराणा प्रताप के बारे में देखा। फिर उसके बाद में अगला शासक है राणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह 1597 से लेकर के 1620 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। शासक बनने के उपरांत मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा है। अकबर तो अब छोड़ दिया था, लेकिन बाद में अब जहांगीर वापस विद्रोह शुरू कर देता है। उसने मेवाड़ में लूटपाट और आगजनी द्वारा संकट स्थिति को उत्पन्न कर दी है। मतलब उसने जहांगीर ने कह दिया कि जाओ, जहाँ भी खेत वगैरह दिख जाए सबको जला दो, कोई भी आदमी मिल जाए मेवाड़ में मार दो। इस तरीके से अनैतिक तरीके से लड़ना शुरू कर दिया है। सामने आकर के तो लड़ नहीं रहा युद्ध में। फिर मेवाड़ के सामंत युद्ध से उब गए थे कि ये सामने आकर तो युद्ध कर नहीं रहे हैं, ऐसे चोरी चुपके से और अपने कारण जो है निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला है। अमर सिंह जी ने मना कर दिया कि संधि नहीं करेंगे, लेकिन अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह इनको अपने सरदारों ने अपने पक्ष में किया। इनको कहा कि आपको ऐसा करना है। कर्ण सिंह ने दबाव बनाया कि नहीं, संधि तो होगी, आप करोगे या नहीं करोगे तो भी संधि होएगी है। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि को स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि हो जाती है। मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह है और मुगल शासक थे जहांगीर के बीच में संधि हुई है। चित्तौड़ पुणे मेवाड़ को लौटा दिया। चित्तौड़ जो अकबर ने जीत लिया था 1567-68 में, फिर किसको दे दिया वापस? महाराणा को दे दिया, मगर मरम्मत नहीं करवा सकते, ऐसी शर्त रखी थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चल रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसी संधि के बाद में राणा अमर सिंह इस कार्य से स्वयं खुश नहीं था और अपने स्वयं राज कार्य से विरक्त कर दिया है। जब उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मैं संधि नहीं करूंगा, लेकिन संधि हो जाती है तो फिर ये मेवाड़ छोड़ करके चले जाते हैं। इस संधि के बाद में सर थॉमस रो ने एक वाक्य कहा था, यह भी ध्यान रखना कि संधि देख करके कहा कि बादशाह ने महाराणा को समझौते से अधीन किया है, न कि बलपूर्वक। इस संधि के बाद में सर थॉमस रो ने कहा था वह समझौते से अधीन किया है, बलपूर्वक नहीं, लड़ करके आप नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है यह संधि है। तो पहले जो मुगल मेवाड़ संधि होती है वो अमर सिंह के समय होती है, ये ध्यान रखना।
अगला शासक है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल 1652 से 80 तक। बीच में अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम के बाद में बने थे महाराणा राज सिंह बने हैं। राज सिंह ने शासक बनते ही मेवाड़ की मरम्मत कार्य शुरू करने का निश्चय कर दिया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी में जो मुगल मेवाड़ संधि है उस संधि में शर्त रखी थी कि आप चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं कर सकते, मरम्मत नहीं कर सकते हैं। राज सिंह मरम्मत शुरू कर दिया। प्रतिकूल राज सिंह पूछा कि क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग ठहरने के लिए, मतलब चित्तौड़ दुर्ग जो है इस प्रकार से खंडर हो गया है, तो फिर शाहजहाँ, इस समय शासक कौन बन जाते हैं, फिर बाद में शाहजहाँ बन जाते हैं। तो शाहजहाँ चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ में सादुल्ला खां को भेजा था। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझ करके अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना जो है कंगूरे और बुर्जे गिरा करके वापस चली गई थी। थोड़ा बहुत यहाँ से तोड़ फोड़ करके निकल गए थे। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों का उत्तराधिकारियों का युद्ध छिड़ जाता है। शाहजहाँ का बेटा जो है औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तब शाहजहाँ ने महाराणा से कहा कि आप आओ हमारा पक्ष लो, लेकिन महाराणा ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना उचित समझा। अतः महाराणा टालम टोल करते रहे। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो आरंभ में तो इनके संबंध राज सिंह से अच्छे रहते, औरंगजेब और राज सिंह के, लेकिन औरंगजेब ने उसे 6000 जात और सवार का मनसबदार दिया था। तब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होना था, उनसे विवाह किसने कर लिया था? 1660 ईस्वी में राज सिंह कर लिया था, जिसे औरंगजेब नाराज हो जाता है कि जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती औरंगजेब से शादी करना मतलब औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती उससे खुश नहीं थी। ये राज सिंह को पत्र भेजा कि मेरी शादी औरंगजेब के साथ हो रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राज सिंह जी इससे शादी कर लेते हैं। औरंगजेब से नाराज हो जाता है। उसके अलावा 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। ये सन याद रखना, पूछते हैं। राज सिंह ने भी इसका विरोध किया कि आपने ये ऐसे कार्य जो है हिंदू पर लगाया जा रहा है, इसको माफ कर दो, बट नहीं किया। मुगल और मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर वे उस समय अजीत सिंह जी थे। अजीत सिंह जी को दुर्गादास राठौड़ लेकर के आ गया था और राज सिंह के शरण में आ जाता है। राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। ओके, अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। राजसमंद जिले में है। इसी झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। राज प्रशस्ति शिलालेख, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख, जिसकी रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई है। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर शिलाओं पर खुदी हुई है, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये हमने पढ़ा है महाराणा राज सिंह, अमर सिंह, और इससे पहले हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में और अगला शासक पढ़ेंगे हम। अगला शासक कौन है? अगला जो राजवंश है पूरा मारवाड़ का राठौड़ वंश, और इस वंश के प्रतापी शासक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।